लिसनर, अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत लफ्ज़ों का सफ़र, कहानी एतबार का रिश्ता, एपिसोड 5। कहानी को आगे सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, कहानी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कमेंट में बताएं आपको कहानी कैसी लग रही है। चलिए आगे सुनते हैं एपिसोड 5। तुमसे दोस्ती अपनी जगह और झगड़े अपनी जगह, लेकिन ये एक ऐसा मसला है जिस पर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। एक पुलिस ऑफिसर की बीवी की हैसियत से लोगों की तंजरिया बातों और हकारत अमीज नजरों का सामना करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। चाहे तुम कुछ भी कहो, मगर हमारे मुशायरे में पुलिस का जो इमेज बन चुका है वो बहुत मजबूत है। तुम इससे अलग कैसे हो सकते हो? मोहतशिम को इसकी इस कदर सती सोच पर हैरत हो रही थी। पहले पहल राहिदा ने भी इसकी मुखालफत की थी। अलकाम वाले हादसे के बाद तो जैसे पुलिस के महकमे पर से इनका एतबार ही उठ गया था। मगर अब जब से मोहतशिम इस शबे में आया था, वो खुद को बहुत मजबूत समझने लगी थी। उन्हें एहसास हो गया था कि जो ज्यादती और नाइंसाफी अलकाम के साथ हुई थी, अब मोहतशिम उसे किसी और के साथ होने से न सिर्फ रोक सकता है बल्कि काजमी जैसे दरिंदों का कला कमाई भी कर सकता है। और अब ये अशीब क्या कह रही है? इस कदर पढ़ी लिखी होकर मैं कितनी नासमझी का मुजाहिरा कर रही हूँ। देखो आशी, इस मुशायरे में भी बुरे से बुरे लोग मौजूद हैं। अगर मैं इनमें रहकर अपना दामन बचा सकता हूँ तो इस महकमे में आकर क्यों ये काम नहीं कर सकता? इसने अब भी बेहद मजबूत से जब्त से काम लिया था। मगर कब तक? वे तंजर बोली। बड़े बड़ों की खबरें आती हैं अखबारात में, और फिर साफ बात यह है कि मैं सबको सफाइयां पेश नहीं कर सकती जैसे तुम मुझे पेश कर रहे हो। मैं जल्द अज जल्द बात खत्म करने की कोशिश कर रही थी। अपना जमीर मुतमईन होना चाहिए, फिर दूसरों को सफाइयां पेश करने की जरूरत ही कहाँ रह जाती है। वह अपनी कनपटियां सुलगती हुई महसूस कर रहा था। खैर, अब तुम अपने फैसले पर नजरसानी कर लो। इसके बरक्स वे सुकून से बोली। एक बात बिल्कुल सच सच बताना। तख्त भर की तौक़ुफ़ के बाद इसने बेहद संजीदगी से पूछा। मेरे मुतालिक तुम्हारी क्या राय है? अशीब लख्त भर को झिझकी। यह वही मोहतशिम था जिसको बचपन से लेकर अब तक एक ही सांस में वे इसकी बुराइयां गिनवाती आई। वो बुरी नहीं है, और फिर हम दोस्त भी हैं। मैं तो बस वह कदरे गड़बड़ा सी गई। यानी मैं बाहैसियत शौहर तुम्हें कबूल हूं, अगर ये जॉब छोड़ दूं तो? मैं पूछ रहा था। अशीब ने लब दांतों तले दबाया। रक्त भर को इसका भरपूर मर्दाना सरापा तस्वुर में लहरा गया। मैंने कहा ना, तुम में ऐसी कोई खामी नहीं कि मैं तुम्हें रिजेक्ट करूं, लेकिन इस जॉब के साथ तुम मेरे लिए कतई नाकाबिल कबूल हो। उसने सोचने के बाद ये जुमला कहते अशीब को बहुत मुश्किल लगी थी। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं भी इन करपेट लोगों में शामिल हो जाऊंगा? ये तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि इस प्रोफेशन का तकाजा है मोमी। कदम कदम पर बेईमान जनानियां, रसियावानी और हराम की कमाई से तुम्हारा साबिका पड़ेगा, तो हो सकता है कभी दिल करे लेने का तुम इस कैटेगरी में आ जाओ। आखिर कब तक तुम इस अलहिदा 1.5 इंच की मस्जिद बनाए रखोगे? जब ऊपर से नीचे तक करप्शन है तो दरमियान में एक तुम क्या कर लोगे? वैसे समझा रही थी। इसके जब्त का पैमाना छलक उठा। शट अप यू नॉनसेंस गर्ल। अगर तुम्हारी लॉजिक सब चीजों पर अप्लाई की जाए तो कानूनन फितरत तब्दील होकर रह जाए। तो यह लख बरहम सा इस पर बरस उठा था। अगर ऐसी ही बात हो तो बारिश का पहला कतरा कभी जमीन पर ना गिरे, मिट्टी में मिलने के खौफ से। तुमने देखा नहीं, इस एक कतरे के बाद
मूसलाधार बारिश होती है और फिर वो सब कतरे मिलकर एक ताकतवर दरिया की सूरत अख्तियार कर लेते हैं। जरूरी है कि मैं ही करप्शन का हिस्सा बनूं? तबलीग तो सुन्नत रसूल है। क्या मैं अच्छाई की तबलीग नहीं कर सकता? ये सोच करके कहीं ये लोग मुझे भी खराब ना कर दें, अपना पहलू बचा लूं। और जो हजारों मजलूम लोग इंसाफ की तवक्को में दिन रात ख्वार होते फिरते हैं, उन्हें इन्हीं करपट लोगों के रहमो करम पर छोड़ दूं। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारी गिरी हुई सोच पर। मैं तलखी व तरशी से कहता लख्त भर को रुका, फिर कदरे रसायन से बोला, तुमने वो वाकया तो सुना होगा जिसमें मज़कूरा है कि एक बार खुदा ने हुक्म दिया कि गुनाहगारों को इस बस्ती को तबाह व बर्बाद कर दिया जाए, जहां कोई भी खुदा के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने को तैयार न था। अर्ज किया गया, क्या खुदा इस बस्ती में एक ऐसा शख्स भी है जो निहायत इबादत गुजार है और पाक बाज है? फरमाया, उसे भी साथ ही तबाह व बर्बाद कर दो। किस काम की वो पाकबाजी, वो इबादत गुजारी जो दूसरों को अच्छाई की तरफ राग़िब न करे? इस इल्म का एक फायदा जो खुद तक महदूद रखा जाए। यूं इस नेक आदमी को भी इस बस्ती के गुनाहगारों के साथ तबाह कर दिया गया। उम्मीद है तुम मेरा मतलब समझ ही गई होंगी। मैं बेहद सुकून से पूछ रहा था, तुम बात को कहां से कहां ले गए हो? अशीब ने अपना हलक खुश्क होता महसूस किया था। मुशायरा बहुत बदल चुका है मम्मी, अब हमें हर कदम बहुत ध्यान से उठाना पड़ता है। फाह मुख्वा खुद को आजमाने से क्या फायदा? अब की बार इसने मोहतात अल्फाज इस्तेमाल किए थे। मैं अपने नफ्स की ताकत और कमजोरी की हुदूद से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। वह हनूज इसी पुरसुकून अंदाज में बात कर रहा था। और तुम्हारे मजीद कुछ कहने से पहले मैं फक्त तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं इस प्रपोजल में मेरी ख्वाहिश भी शामिल थी। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में बहुत खास फीलिंग्स हैं। लेकिन मैं खैर या जबरदस्ती का भी कायल नहीं। तुम्हें अपने से मुतालिक फैसला करने का पूरा हक है। और फिर यूं भी मैं इस रिश्ते में बाहमी एतमाद को अहम गर्दानता हूँ। तुम्हारी बातों से अंदाजा हुआ कि तुम महज एक बीवी साबित होगी, जबकि मुझे एक बहुत अच्छी दोस्त की जरूरत है जो मेरी हर बात को समझ सके, मुझ पर भरपूर एतमाद करे। तुमने तो पहले ही कदम पर सोच। मैं सांस रोके सुन रही थी। उसकी हर बात, हर लफ्ज धड़कनों की रफ्तार बढ़ा रहा था, सांसें बेतरतीब कर रहा था। ये वो मोहतशिम नहीं था, हर वक्त लड़ने भिड़ने वाला मोमी, जो हर वक्त उसे जिच करने से और रुलाने पर आमदा रहता था। खुदा हाफिज। उसने बड़े तालमेल से अंदाज में फोन बंद कर दिया, जबकि वो मिस रामसी यूं ही रिसीवर कान से लगाए बैठी रही। उसकी बातें दिल व दिमाग में भूचाल पैदा करने का काफी थी। अगले ही दिन अब्बू के सामने हाजिरी लग गई। अम्मी उसे देखते ही उठकर चली गई तो उसे फौरन समझ आ गई कि किस बारे में बात करने के लिए उसे बुलाया गया। तुमने मम्मी से बात की थी रात को? उन्होंने इसके बैठते ही सीधे सुझाव पूछ लिया तो वह ढक से रह गई। किस कदर खबीस है ये मम्मी का बच्चा। इसने मुझे फोन किया था कि हम तुम्हें फोर्स ना करें इस रिश्ते से मुतालिक। मैं बेहद संजीदा थी। अशीब इनके अंदाज पर कदरे डर सी गई। वह हमेशा अली और इसके साथ बेहद खुशगवार अंदाज में बात करती थी। वह सर झुकाकर रह गई। जो कुछ इसने मुझे बताया है, इससे मुझे बहुत शर्मिंदगी उठाना पड़ रही है। मुझे बिल्कुल खबर नहीं थी कि तुम इस कदर तंग नजर और तंग ख्याल हो। मैं ताज्जुब भरे अंदाज में कह रहे थे
اور یہ سوچ رہی تھی کہ اس نے ہارون سے کیا کہا ہوگا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ کرپشن فقط پولیس کے محکمے میں ہے؟ بہت کم نالج ہے تمہاری۔ سب جانتے ہیں کہ ارقام نیازی کیسے اس محکمے کی چند غداروں کی بھیٹ چڑھ گیا۔ نفرت تو ایسی صورت میں محتشم کو ہونی چاہیے تھی اس محکمے سے۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ وہ کیوں نفرت نہیں کرتا؟ فقط اس لیے کہ پھر کبھی کسی محتشم کو یتیم نہ ہونا پڑے، پھر کوئی راہیدہ بیوہ نہ ہو۔ سب نہ صحیح مگر وہ ایک تو ہوگا نہ، کسی کی فریاد سننے والا، کسی کی صدا پر لپکنے والا۔ اور تم نے کتنی آسانی سے اسے کہہ دیا کہ جاب چھوڑ دو۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ فقط پولیس والے کرپٹ ہو؟ آج کل ہر پروفیشن میں کرپشن ہے، اس سے بھی تم اچھی طرح واقف ہو۔ مجھ سے تو کبھی تم نے جاب چھوڑنے کو نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں مجھ پر اعتبار ہے۔ موبی بھی تو بچپن سے اب تک تمہارا ساتھی رہا ہے۔ اس میں تم نے کون سی خامی دیکھ لی؟ وہ محتشم کے معاملے میں ہمیشہ سے زیادتی تھے، اب بھی ان کے لب ولیجے سے چھلکتی خفیف سی سختی ارشب کو ان کی ذہنی و جذباتی کیفیت کا پتہ دے رہی تھی۔ ابو، میں نے کسی خامی کا تو ذکر نہیں کیا، میں نے تو بس اسے جاب سے متعلق کہا تھا، اس نے دھیمی آواز میں کہتے ہوئے چہرہ جھکا لیا۔ میں مانتا ہوں تمہاری اس بات کو کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، لیکن تم اس محاورے کو نیگیٹو ہی کیوں لیتی ہو؟ پوزیٹیو بھی تو لے سکتی ہو۔ اچھائی کو دیکھ کر اچھائی بھی پھیل سکتی ہے نا۔ ضروری تو نہیں کہ ہر شخص برائی کے آگے ہتھیار ڈال دے، برائی بھی تو اچھے آدمی کے سامنے سرنڈر کر سکتی ہے۔ میں بھی چاہوں تو تم بہت روپیہ کما سکتا ہوں، مگر یہ انسان کے اپنے اندر کی بات ہوتی ہے۔ خدا جسے چاہے سیدھے راستے پر ڈالے دے، مگر انسان کے اپنے بس میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ اب جب کہ وہ ایک اچھے کام کے لیے اٹھا ہے تو پہلے ہی قدم پر اس کو بے مراد اور دکھ کے اس عمل کی سزا تو نہ دو جو خلش بن کے ساری عمر اس کے ساتھ رہے۔ مجھے تم سے بہت امیدیں تھی اور مجھے یقین ہے کہ تم ویسا ہی فیصلہ کرو گی جیسا کہ میری بیٹی کو کرنا چاہیے۔ کچھ تو محتشم کی باتیں، اس کا اعتراف محبت، اور اب ابو کا ناسخانہ انداز اور کھرا لہجہ۔